नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा मिज़ैक एकेडमी के एमबीडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी से डील करता हूं बेटा। तो ये जो बायोलॉजी है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेटा, नीट एग्जाम के सिलेबस की हम डिस्कशन करेंगे। नीट एनटीए द्वारा जो लिया जाता है, ये जो नीट एग्जाम है बेटा एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर बेटा एक सब्जेक्ट रहता है आपका बायोलॉजी, और वो बायोलॉजी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल स्टेट साधारण शब्दों में आपसे बात करूं कि ये जो बायोलॉजी है, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। डॉक्टर अमित बत्रा, एक्स फैकल्टी ऑफ करियर पॉइंट कोटा एंड मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा के अंदर मैंने काफ़ी समय अध्ययन करवाया है। अब आपके सामने यहाँ पर एज ए ऑनलाइन क्लासेज की फॉर्म के अंदर मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजी है ये एक्चुअलिटी में बेटा बहुत इजी सब्जेक्ट है। अपने डरते हैं कि बायोलॉजी हमें याद नहीं हो रही है, रटते हैं हम। बायोलॉजी में कहीं भी आपको कुछ भी रटना नहीं है। बायोलॉजी को हमें रूटीन लाइफ से अटैच करके पढ़ना है। और ये बायोलॉजी है, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको यहीं पर क्लास के अंदर ही आपको लर्न होगा। घर जाके बस आपको रीड करना है। रीड करेंगे आप तो आपको बायोलॉजी टर्म अपने आप ही आपकी माइंड के अंदर सेट हो जाएंगी, आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। बशर्ते जब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बायोलॉजी का हर कंसेप्ट आपको यहाँ पे इजी वे के अंदर समझाया जाएगा, आपके रूटीन लाइफ से जोड़कर आपको ये समझाया जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर बेटा हम 11th एंड 12th का जो पूरा कोर्स है वो एनटीए एग्जाम डिसाइड करता है, और वही कोर्स हमारा नीट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया था, धीरे धीरे करके हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम 11th के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे साइटोलॉजी की बात करें, कोशिका विज्ञान की बात करें, सेल डिवीजन की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें। जो ये नीट एग्जाम पास करने वाले विद्यार्थी हैं ना बेटा, ये ऑर्डिनरी विद्यार्थी ही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं या ऐसा है। ब्रिलियंट तो पास करेगा ही करेगा, ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट्स है वो भी पास करते हैं। बशर्ते आपको करना क्या है, रेगुलर स्टडी करनी है और कंसेप्चुअल वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, रटना नहीं है। स्मार्ट वर्क कैसे है बेटा, नीट 2020 का बेटा जो एग्जाम हुआ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर जो लेक्चर दूंगा इसी को पढ़ना है, इसी के नोट्स बनाने हैं। ये जो भी लेक्चर होगा बेटा इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, इसके अलावा थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड होगी, फिर भी आपको अगर थ्योरी पढ़ने का मन करता है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। इसके अलावा थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी। हाँ, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां भी जो भी किताब के मिले करें, सारी बुक्स अच्छी होती हैं बेटा। अपने क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। अपने क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इट मीन्स हमारे नोट्स सही हैं, हमें याद हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। सेकेंड थिंग, नीट एग्जाम के अंदर बेटा हमारा ये जो बायोलॉजी है इससे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 45 क्वेश्चंस ही केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम के जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा डर फिजिक्स से लगता है, तो फिजिक्स में हम 4 क्वेश्चन अगर कम पढ़ें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी हमें एकदम टॉप पर रखनी है। यानी कि बेटा जितना ज़्यादा बायोलॉजी को आप स्ट्रोंग करेंगे, फिजिक्स में हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या हम केमिस्ट्री में जिस भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वहां पे रिलैक्सेशन छोड़। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं होनी चाहिए, केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं होनी चाहिए, ये भी बैकबोन है नीट एग्जाम के बेटा, इन्हें भी अच्छे से पढ़ो। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास तीनों ऑप्शन है तो हम ये देखेंगे जो सबसे हार्ड है उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली हम ये फील करते हैं कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा फिजिक्स से दूर भागते हैं। तो अगर हम बेटा बायोलॉजी को बहुत अच्छा कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं बेटा अपने आप को सुपीरियर मानकर उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और हमें उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटी सी बात और करता हूं, फिर हम बायोलॉजी अपनी स्टार्ट करेंगे। वो बात यह है कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो क्वेश्चंस हैं 2-2, 3-3 चैप्टर को कोरिलेट करके आ रहे हैं। तो जब तक बेटा हम सिंपल स्टेट पढ़ते गए, सेल चैप्टर पढ़ लिया, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सेल चैप्टर का कोई क्वेश्चन बेटा, फॉर एग्जांपल सेल चैप्टर के अंदर बेटा लिपोप्रोटीन पढ़ लिया, आपसे क्या पूछा गया, लिपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, कोशिका कला लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये लिपोप्रोटीन है क्या,
तो सब बच्चे कहेंगे सर लिपिड है, लिपिड है, लिपिड है। लिपोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन है। ये हमने कहाँ पढ़ा? जैव अणु में पढ़ा। तो बेटा ये लिपोप्रोटीन लिपिड क्यों नहीं है, प्रोटीन क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें दिमाग में बनाने हैं, जो आपको नीट एग्जाम के क्वेश्चन जैसे। कहने का मतलब हमें जो पढ़ना है उसका नजरिया थोड़ा सा चेंज करना है, स्मार्ट वर्क करना है, कंसेप्चुअल वर्क करना है, तो बिल्कुल आप सक्सेस होंगे बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें एक सिंपल रोज 3 से 4 घंटे पढ़िए, आपकी सक्सेस मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल मिलेगी। बायोलॉजी के सब्जेक्ट की जिम्मेदारी तो मैं आपसे लेता हूं बेटा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम बात करें, देखो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें बेटा बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। ओके, तो नेक्स्ट सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरे पास में, ये है क्या? जब भी मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, जिसे मैं क्या कहता हूं बेटा? जीव विज्ञान। जिसे मैं क्या कहता हूं बेटा? जीव विज्ञान कहता हूं। ये है क्या? ये जीव विज्ञान मेरे पास में 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा? 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ये जो 2 शब्द हैं मेरे पास में बेटा, कौन से हैं? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। किसके वर्ड हैं बेटा? ग्रीक भाषा के मेरे पास में क्या है बेटा? 2 शब्द होते हैं। ये जो ग्रीक भाषा के जो मेरे पास में 2 शब्द हो हैं, ये कौन कौन से हैं? तो एक तो बेटा मेरे पास में शब्द आता है, ये जो बायो है, ये किससे मिलकर बना है? बायोस से। किससे मिलकर बना है? बायोस से, याद रखेंगे। और दूसरा ये जो लॉजी है, ये सब किससे मिलकर बना है? लोगस से। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए बायोलॉजी शब्द कहां से लिया गया है, तो तुम कहोगे ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या है बेटा? जीवन। लोगस का मतलब होता है का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? जीवन का अध्ययन। तो बेटा ये जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? बायोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। दूसरे शब्दों में हम क्या कहें बेटा? जो हमारे पास में लाइफ की स्टडी है। क्या बात कर रहा हूं? स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि बेटा जिसके अंदर बेटा जीवन है, जिसमें लाइफ है, उन सब की स्टडी करना क्या कहलाएगा बेटा? बायोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारे पास बायोस है और दूसरा क्या है? लोगस है। क्लियर है कंसेप्ट? क्या इस पेन के अंदर बेटा जीवन है? आप कहेंगे नहीं है, तो इसकी स्टडी तो बायोलॉजी नहीं है। मेरे अंदर लाइफ प्रेजेंट है, यस, मेरी स्टडी क्या है? बायोलॉजी है। प्लांट्स जीवित होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? बायोलॉजी कहलाएगी, याद रखेंगे। अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो याद रखे बेटा, बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क व ट्रेविनेरस ने। किसने दिया था बेटा? लेमार्क व ट्रेविनेरस। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था बेटा? बायोलॉजी शब्द दिया था, याद रखना है, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। इसी के साथ बेटा हम बात करेंगे, ये जो बायोलॉजी है इसके पिता कौन है? बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो आप नाम याद रखेंगे, अरस्तु जी को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो बायोलॉजी के लिए बेटा इतनी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। कौन है बेटा? अरस्तु हैं। ये सब हमें किसके अंदर पढ़ना है? बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। ये बायोलॉजी का आधार है बेटा। ये किसका डायग्राम है? तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा तो बेटा ये हमारे पास में डीएनए भैया हैं। कौन है? डीएनए। ये क्या है बेटा? हमारे जीवन का आधार है। यही बायोलॉजी है। पूरी बायोलॉजी बेटा इसी के अंदर समाई हुई है। किसके अंदर समाई हुई है? इस डीएनए के अंदर समाई हुई है। ये हमारा क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ है जो केंद्रक के अंदर होगा। इसका डिस्कशन हम करेंगे। ओके, अब ये आनुवंशिक पदार्थ जहां भी है बेटा वो
क्या है बेटा, एक सजीव है, उससे क्या हो रहा है, उसकी संतान उत्पन्न हो रही है, या हम बात करें जितने भी सजीव हैं उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सा पदार्थ कोशिका में उपस्थित होता है, वो डीएनए है। इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं। ये डीएनए ही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, अगली से अगली पीढ़ी में, यानी कि जीवन को क्या है, बनाए रख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है। साधारण शब्दों में क्या हम कहें बेटा, जीवन का अस्तित्व कौन बनाए रखता है बेटा, डीएनए बनाए रखता है। लेकिन कैसे बनाए रखता है, जनन के द्वारा बनाए रखता है। किसके द्वारा बनाए रखता है, जनन के द्वारा। जनन वही प्रक्रिया है जिसमें ये जो हमारा डीएनए है पैतृक कोशिका से संतति कोशिका में जाता है। ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा मैं आपसे बात करता हूं, ये जो बायोलॉजी है मेरे पास, इसकी मैंने 2 ब्रांच बनाई है। कितनी ब्रांच बनाई है बेटा, 2 शाखाएं बनाई है। वैसे तो देखो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन हमें बात करनी है बायोलॉजी की 2 विशेष शाखाओं के बारे में, जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मेरे पास में जीव विज्ञान है, इसकी मैंने क्या बात की, 2 शाखाएं बनाई हैं। कितनी शाखाएं बनाई है बेटा, 2 शाखाएं बनाई है। ये आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान की अगर मैं बात आपसे करता हूं, बायोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इसकी मेरे पास में यार ये थोड़ा सा, जीव विज्ञान की मैंने 2 शाखाएं बनाई है। यहाँ पे हमें याद रखना है, जिसे हम बायोलॉजी कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास में जो जीव विज्ञान है, इसकी हमने 2 शाखाएं बनाई हैं। ये जो 2 शाखाएं हैं बेटा, कौन सी है बेटा, एक तो हमारे पास में शाखा है बेटा बॉटनी। क्या है बेटा, बॉटनी। और एक है बेटा मेरे पास में इसकी शाखा जूलॉजी। अब देखो बेटा, जानकर मैंने यहाँ पर इंग्लिश में बॉटनी और जूलॉजी लिखा है। जूलॉजी हम कहते हैं बेटा जंतु विज्ञान को। किसको कहते हैं बेटा, जंतु विज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जूलॉजी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जा रहा है बेटा, जीवों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं बेटा कि इस जूलॉजी के पिता कौन है, इस जूलॉजी के पिता कौन है। तो आपको बताना है जो जीव विज्ञान के पिता हैं वही जूलॉजी के पिता हैं, जंतु विज्ञान के पिता वही हैं जो किसके पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता हैं। यानी कि हम नाम ले सकते हैं अरस्तु जी का। अरस्तु हमारे पास में क्या है, जीव विज्ञान के भी पिता हैं और जंतु विज्ञान के भी पिता हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये जो बॉटनी है इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, तो तुम में से ना सभी बच्चे कहेंगे सर वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है करेक्ट वर्ड क्या है। सभी किताबों पर आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, वनस्पति विज्ञान कभी लिखा हुआ नहीं मिलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहीं से हमारा काम शुरू होता है। हम लाइटली चीजें ले रहे हैं, सरसरी नजरों से पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, हमें क्या देखना है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वनस्पति शास्त्र। इसे हम क्या कहते हैं, कभी भी आप कोई भी किताब उठाकर देखना क्या लिखा हुआ मिलेगा, वनस्पति शास्त्र लिखा हुआ मिलेगा बेटा, वनस्पति विज्ञान लिखा हुआ नहीं मिलता है, याद रखेंगे। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें बेटा इसके पिता किसे कहा जाता है, तो इसके पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है बेटा, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। याद रखना है थियोफ्रस्टस को किसका पिता कहा है, बॉटनी का पिता, वनस्पति शास्त्र का पिता कहा है। अरस्तु को जूलॉजी या बायोलॉजी का पिता कहते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ओके, वनस्पति विज्ञान के अंदर
वनस्पति विज्ञान, फिर कह रहा हूं, बोल देते हैं एग्जैक्ट वर्ड, वनस्पति शास्त्र है। वनस्पति शास्त्र के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करें बेटा, मैंने आपसे डिस्कशन किया कि जो भी हमारे पास में लिविंग थिंग है उसके अंदर बेटा ऐसे क्या करैक्टर हैं कि वो लिविंग है, ऐसे क्या करैक्टर नहीं है कि हम उसे कह देंगे कि वो नॉन लिविंग है। मैं कहूँ कि मैं लिविंग हूँ, आप मुझे क्यों कह रहे हैं लिविंग है? तो छोटे बच्चों से अगर पूछूंगा तो उसका आंसर होगा सर आप बोलते हो, सर आप चलते हो, सर आप खाना खाते हो। ठीक है, थोड़े बड़े बच्चों से पूछूंगा वो कहेंगे सर आप में वृद्धि हो रही है इसीलिए आप लिविंग हो। सर आपके अंदर जनन भी होता है, आपकी संतान भी उत्पन्न होती है, जनन भी हो रहा है, तो आप लिविंग हो। तो बेटा ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप जीवित हो और आप मृत हो? तो वो कौन से लक्षण होते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि जीवन के लक्षण, या हम बात करें जीवित होने के प्रमाण। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जीवित होने के प्रमाण। ये जीवित होने के प्रमाण हमें 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वहां पर बताए गए हैं। 3 मुख्य लक्षण हैं जो हमें जीवित होने का प्रमाण देते हैं। क्लियर है? 11th क्लास का फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर का वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ है। तो हम यहाँ पर आपसे बात करें, जीवित होने के प्रमाण हमारे पास में 3 हैं। पहला जो प्रमाण है वो है बेटा वृद्धि। वो क्या है बेटा? वृद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो लक्षण है वो क्या है बेटा? उपापचय। क्या है बेटा? उपापचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और तीसरा हमारे पास में जो लक्षण है वो है जनन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब हमें बेटा पूरी बायोलॉजी के अंदर करना क्या है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, एनसीईआरटी को कवर करते हुए पढ़ना है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई लाइन छोड़ी तो मान के चलना वही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और कुछ भी बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए और पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उसको टच करते हुए कि सिलेबस कहाँ तक हमारा एक्सटेंड हुआ है। क्या एनसीईआरटी से 2% एक्सटेंड हुआ है तो उस 2% को ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 50% हम पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी को फुल करते हुए हमें ये सारा डिस्कशन करना है। तो एक एक करके मैं इन सब की बात करूँगा। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो बेटा अगर ये तीनों करैक्टर, ये तीनों लक्षण अगर किसी के अंदर हैं तो मैं उसको क्या कह दूंगा बेटा? कि वो जीवित है। वो कैसा है? जीवित है। अगर ये तीनों लक्षण नहीं है किसी के अंदर तो मैं कह दूंगा बेटा वो जीवित नहीं है। पहले 2 लक्षण तो समझ में आते हैं आपको। जब तीसरे लक्षण की बात कर रहा हूं, जब मैं जनन की बात कर रहा हूं, ऐसा मनुष्य बेटा जिसकी संतान नहीं हो रही, ऐसा मनुष्य जिसकी संतान नहीं हो रही, तो क्या वो जीवित नहीं है? है जीवित। फिर आप क्यों कह रहे हो सर कि जनन लक्षण है? इसका कारण आपको यहीं पे मिलेगा। क्या है इसका कारण? आइए देखते हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे वृद्धि और उपापचय की। किसकी बात करेंगे? वृद्धि और उपापचय की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा पहला लक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। जिसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आकार, संरचना व भार में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वृद्धि कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब बेटा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आकार के अंदर परिवर्तन हो जाना, भार में परिवर्तन हो जाना है,
संरचना के अंदर परिवर्तन, संरचना की जगह पे बेटा मैं यहाँ पे एक सही शब्द लिखूं, संख्या। क्या है बेटा? संख्या के अंदर परिवर्तन हो जाना। किसके अंदर बेटा? संख्या के अंदर, आकार के अंदर, संख्या के अंदर व भार में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? वृद्धि। अब बेटा यहां पर परिवर्तन हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है, याद क्या रखना है बेटा, कि ये जो परिवर्तन है हमारा, ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए बेटा? ये परिवर्तन होना चाहिए हमारा बेटा बिल्कुल अनुत्क्रमणीय। कैसा परिवर्तन होना चाहिए? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक धागा ले लिया और उसको क्या कर दिया बेटा? खींच दिया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया तो वृद्धि हो गई उसकी, वो नहीं है। छोड़ देंगे, प्रेशर वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा, तो वो वृद्धि नहीं है। याद रखेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? अनुत्क्रमणीय जो वापस नहीं हो सके। ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का जन्म हुआ, छोटा था वो, धीरे धीरे बॉडी का वेट बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, कोशिकाओं की संख्या भी उसके अंदर बढ़ रही है। तो यहाँ पे संख्या देखी, और फिर हम बात करें उसका आकार भी बड़ा हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है बेटा? वृद्धि को दर्शा रही हैं। हम पतझड़ के मौसम की बात करें तो पेड़ों से बेटा पत्तियों की संख्या गिर जाती है, तो अब क्या उसकी वृद्धि नहीं हो रही? पतझड़ के मौसम में पत्तियों की संख्या का गिर जाना किस लक्षण को दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा? यस, दर्शाएगा। क्योंकि बेटा ये जो वृद्धि है मेरे पास में, ये दो प्रकार की होती है। वृद्धि का मतलब कभी भी आप अपने दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि बढ़ना। वृद्धि का मतलब हमेशा बढ़ना ही नहीं होता है। वृद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है बच्चों, ये हमें यहां पर याद रखना है। एक तो है मेरे पास में बेटा धनात्मक वृद्धि, एक मेरे पास में क्या है? धनात्मक वृद्धि, और दूसरी है मेरे पास में बेटा ऋणात्मक वृद्धि। दूसरी मेरे पास में कौन सी वृद्धि है बेटा? ऋणात्मक वृद्धि। यानी कि अगर मेरे पास में बेटा संख्या, आकार व भार में क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। भार में क्या हो रहा है? यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि भार के अंदर यहां पर मेरे पास में इंक्रीज हो रही है, कोई भी वस्तु बढ़ रही है, तो मैं उसको क्या कहूंगा बेटा? पॉजिटिव वृद्धि कहूंगा। क्या कहूंगा? पॉजिटिव वृद्धि कहूंगा। लेकिन अगर मेरे पास में कोई भी संख्या कम हो रही है, संख्या कम हो गई, आकार छोटा हो गया, भार कम हो गया, तो ऋणात्मक वृद्धि है। आकार बढ़ गया, संख्या बढ़ गई, भार बढ़ गया, तो मेरे पास में क्या है? धनात्मक वृद्धि है। तो वृद्धि हमेशा याद रखे बेटा, वृद्धि का मतलब अपने दिमाग में कभी ऐसा मत रखना कि हमेशा वो बढ़ती ही है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि भी होती है। सिंपल उदाहरण दे, भार को लेकर चलते हैं। एक मनुष्य जो 45 साल का है, 45 वर्ष का है, उसका वेट 70 किलो है। अब तुम क्या मानते हो, अगर वो मनुष्य 80 साल का होगा तो उसका वेट 70 किलो होगा? मानते हो ऐसा? बढ़ेगा वेट? नहीं बढ़ेगा, उसका बॉडी का वेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? एजिंग के कारण। ये हम बताएंगे आपको क्यों कम हो जाता है, बात की बात है। सिंपल एग्जांपल, प्लांट है, पतझड़ के अंदर पत्तियों की संख्या गिर गई, संख्या में कमी हो गई, तो पत्तियों की संख्या में कमी होगी तो क्या प्लांट की वृद्धि नहीं हो रही? प्लांट की तो एज बढ़ रही है, तो वो वृद्धि जो है हमारे पास में क्या है? ऋणात्मक वृद्धि है। क्या है बेटा? ऋणात्मक वृद्धि है। तो अगेन मैंने आपको कहा कि वृद्धि के दो टाइप पड़े। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पर। मैंने कहा वृद्धि जीवित होने का प्रमाण है। क्या जो नॉन लिविंग है इसकी वृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन क्या निर्जीव में वृद्धि हो सकती है? यस, हो सकती है। क्यों हो सकती है? और सजीव में अगर वृद्धि हो रही है तो वो क्यों हो रही है? इन दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये जो वृद्धि है हमारे पास में, इस वृद्धि की हम बात करेंगे आपसे। ये जो वृद्धि हमें देखने को मिलती है, एक तो मैं बात करता हूं बेटा जीवित जो है उनके अंदर वृद्धि कैसी होगी, और एक जो हमारे पास में निर्जीव हैं उनके अंदर ये वृद्धि कैसे होती है, उसकी हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। जो जीवित है बेटा, इसके अंदर वृद्धि का कारण, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वृद्धि का कारण आंतरिक कारक हैं। क्या है बेटा? आंतरिक
कारक हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंटरनल फैक्टर होते हैं, याद रखेंगे। फिर मैं आपसे बात करूं निर्जीव जो है इसमें वृद्धि का कारण, वृद्धि का कारण बाहरी फैक्टर हैं। क्या है बेटा? बाहरी कारक हैं। क्या है बेटा? बाहरी कारक हैं। इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग के अंदर बेटा बिठा के रखें कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं क्या है। एक सिंपल से उदाहरण से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके बेटा, क्या होते हैं ये फैक्टर, उसका हम आपसे डिस्कशन करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास में एक सिंपल सेल है अमीबा भैया की। आपके जो अमीबा है प्रोटोजोआ कैटेगरी के अंदर आपने एक जानवर का नाम सुना होगा, अमीबा। अब बेटा अमीबा बाहर से भोजन खा रहा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, बाहर से भोजन खा रहा है, तो ये भोजन डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने से बेटा भोजन कोशिका के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है और उन डाइजेस्ट के कारण बेटा ये अपने आकार में वृद्धि करेगा। भोजन शरीर के अंदर गया है, ये भोजन ही तो बेटा क्या करवा रहा है बेटा? वृद्धि करवा रहा है। क्लियर है? तो ये जो कारक है बेटा अमीबा में किस कारण से वृद्धि हुई? भोजन के कारण हुई। तो ये भोजन मेरे पास में क्या है? आंतरिक कारक है। भोजन लिया है, उसने क्या लिया है? ऑक्सीजन ली है। उसने क्या लिया है? जल लिया है। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है? इंटरनल कारक है। मेरी वृद्धि क्यों हो रही है? पानी पिया, जल लिया, हवा ली मैंने, ऑक्सीजन ली, तो मेरे अंदर पाचन तंत्र अच्छा चल रहा है, तो मेरे आंतरिक कारकों के कारण मेरे में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नॉन लिविंग के अंदर भी वृद्धि हो सकती है। मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में क्या है बेटा? एक गेट है, अपना गेट ही समझ लो या ग्लास समझ लो बेटा, एक टेबल है। अब अगर इसके ऊपर पार्टिकल आकर क्या होने लगे बेटा? जमा होने लगे, धूल के कण इस पर आकर जमा होने लगे, तो इस पे धूल का एक स्तर बन जाएगा। इस पे क्या बन जाएगा? धूल का एक स्तर बन गया है। धूल की एक स्तर, एक लेयर जमा हो गई। अगर इसको हमने छोड़ रखा है और आंधी चलती जा रही है तो इस पे और पार्टिकल्स आते जा रहे हैं बेटा, तो ये स्तरों क्या हो जाएंगे बेटा? वृद्धि करते रहेंगे। इसके भार में वृद्धि हो रही है, तो बेटा ये जो धूल के कण हैं ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर हैं। क्या है बेटा? ये सारे के सारे मेरे पास में धूल के कण एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो कहने का मतलब हमें ये याद रखना है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझनी है कि ये जो वृद्धि है बेटा जो सजीव होते हैं उनमें किस कारण से होती है बेटा? आंतरिक कारकों के कारण होती है। आंतरिक कारक के एग्जाम्पल जैसे भोजन, ऑक्सीजन, जल। निर्जीव में जो वृद्धि होगी वो बाहरी पदार्थों के जमाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? बाहरी पदार्थों के जमाव के कारण, जिसे हम बाहरी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी कारक कहते हैं। तो ये हमने क्या समझा? हमारा फर्स्ट पार्ट वृद्धि समझा। अब मेरी वृद्धि हो क्यों रही है? मैं क्यों बड़ा हो रहा हूं? अगर मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूं कि सर आपकी वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि आप खाना खाते हो, क्या खाना खाने से मेरी वृद्धि हो गई? आपसे पूछूं खाना क्यों खाते हैं? आप कहोगे सर खाने से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिल गई, खाने से हो गई मेरी वृद्धि? बिल्कुल हो गई सर। बेटा खाने से ऊर्जा मिली, लेकिन ये जो ऊर्जा मिली है ना, इसके अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं जुड़ी हैं। दूसरा हमारे पास में क्या है बेटा? लक्षण उपापचय। क्या है बेटा? उपापचय। ओके, उपापचय क्या होता है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या होता है उपापचय उसकी बात करते हैं। कोशिका, सबसे छोटी बात कर लेता हूं, कोशिका, या हम बात करें सबसे बड़ी, शरीर में लगातार अनेक क्रियाएं चलती रहती हैं। अनेक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन क्रियाओं को, क्या बात कर रहा हूं बेटा? इन क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं
कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। मैं अगर आपसे उदाहरण की बात करूं, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, उन सभी क्रियाओं को मैं क्या कह रहा हूं? उपापचयी क्रियाएं कहता हूं। तथा यह परक्रम उपापचय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उपापचय कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तथा यह परक्रम क्या कहलाता है बेटा? उपापचय कहलाता है। अब कुछ उपापचयी क्रियाओं के अगर मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करूं तो देखो, मैंने खाना खाया, पाचन क्रिया हुई। मैंने हवा अंदर ली, श्वसन क्रिया हुई। हम हवा अंदर लेते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं। क्या हमारा नाक छांट रहा है? क्या तू ऑक्सीजन है, आजा मेरे अंदर, तू कार्बन डाइऑक्साइड है, जा बाहर। हवा में तो बेटा ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी गैसें हैं। तो हम हवा अंदर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ते हैं? सब आपको बताएंगे श्वसन क्रिया के अंदर, श्वसन तंत्र में आपको समझाएंगे। अब बेटा ये पाचन तंत्र से फूड डाइजेस्ट हो गया, श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन मिल गई। अब ये फूड और ऑक्सीजन को जो मिलाएगा बेटा, वो क्या है? परिसंचरण तंत्र है। क्या है बेटा? परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र के बिना फूड और ऑक्सीजन, भोजन ऑक्सीजन आपस में कभी मिलेंगे नहीं और ना हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा? परिसंचरण तंत्र। अब घर में जब भी काम होता है तो कचरा बनेगा। जब भी हम कोई काम करेंगे तो क्या होता है बेटा? कचरा बनता है। अब वो कचरा हानिकारक है। हमारे घर में खाना बना, कचरा भी थोड़ा सा मिला हमें खाने के दौरान, तो उस कचरे को हमने डस्टबिन में डाल दिया। अब डस्टबिन भर गया है तो हम उसको बाहर फेंक देंगे, डस्टबिन को नहीं। डस्टबिन के अंदर जो कचरा है उसको बाहर फेंक देंगे। बाहर नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? बाहर नहीं फेंकेंगे तो उस कचरे में से बदबू आने लगेगी, जो हमारे लिए हानिकारक है। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के दौरान कचरा बनता है। उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या है हमारे पास में? उत्सर्जन क्रिया होती है या उत्सर्जन तंत्र होता है। क्लियर है? अब बहुत सारे काम हो रहे हैं तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास में क्या है बेटा? तंत्रिका तंत्र इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी तंत्र इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इस तरह से बेटा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। मैं बात करूं आपसे पेशी तंत्र की, मैं आपसे बात करूं बेटा कंकाल तंत्र की, मैं आपसे बात करूं बेटा जनन तंत्र की। बेटा ये मैंने क्या लिख दिए बेटा? पूरे के पूरे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं। 9 चैप्टर के नाम लिख दिए आपके 11th क्लास के अंदर बेटा। जनन तंत्र के अलावा सभी टॉपिक हैं आपके। अगर मैं बात करूं, ये जनन तंत्र बेटा 12th क्लास में चैप्टर है आपका। बाकी सारे सिस्टम आपके 11th क्लास में। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव कायर की है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 18 से 22 क्वेश्चन बेटा नीट एग्जाम में इसी में से पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, कहीं भी याद नहीं करना पड़ता, आपको आनंद आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़िए, एक एक कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। अब मैंने कहा बेटा ये सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मैंने क्या बोला? उपापचय क्रिया बोला। तथा इस प्रक्रम को क्या बोला? उपापचय बोला। अब बेटा ये सारी क्रियाएं अच्छे से चलेंगी जब तो मेरी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? ये बताना चाहता हूं उपापचय का परिणाम। उपापचय का परिणाम क्या है? हम कहेंगे वृद्धि है। क्या है बेटा? वृद्धि है। ये आपको याद रखना है। उपापचय का परिणाम क्या है? वृद्धि है। ओके, वृद्धि तो जब भी होगी जब ये सारे सिस्टम हमारे में अच्छे से चलेंगे। अगर इसमें से कोई भी सिस्टम रुकता है तो हम बीमार होंगे। बीमार होंगे तो हमारी बॉडी डैमेज होगी, हमारी वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि होने लग जाएगी, गोइंग टू द डेथ। आ गई बात सारी समझ में? क्लियर है? लेकिन वृद्धि तो हो रही है। ओके, नेक्स्ट ये हमने क्या पढ़े बेटा? 2 फैक्टर पढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर हमारे पास में है, वो है बेटा जनन। क्या है बेटा? जनन।
सबसे पहले बात करूं कि ये जनन क्या होता है, तो बेटा जनन की अगर मैं आपसे बात करूं तो जनन वह प्रक्रम है जिसमें जैव शरीर अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। यानी कि बेटा सिंपल सी बात है यार, माता पिता द्वारा संतान को जन्म देना क्या कहलाता है बेटा? जनन कहलाता है। माता पिता द्वारा संतान को जन्म देना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें बेटा जनन क्यों हो रहा है, क्यों जनन कर रहे हैं, तो यार हम कहेंगे यार अपना वंश बढ़ाने के लिए जनन कर रहे हैं ना। अब हम बात करें जनन जैव शरीर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए करता है। क्लियर है बेटा? ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? जनन कब करेगा? अपना जैव शरीर बनाए रखने के लिए, अपनी संतति को पैदा इसलिए कर रहा था कि उसका अस्तित्व बना रहे। मैं तुमसे कहूं आज डायनासोर क्यों नहीं है, आज के टाइम के अंदर डायनासोर क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर डायनासोर तो विलुप्त हो गए हैं, बाघ जिसे टाइगर कह रहे हैं, या हम बात करें लोयन शेर की संख्या भी कम है। तो ये सब चीजें यार कम क्यों हो रही हैं? कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि बेटा इनके अंदर कौन से लक्षण का लॉस हो रहा है, कौन से लक्षण की कमी हो रही है? जनन की। तो अब मैं आपसे कहूं, आपको आंसर मिल गया होगा कि जनन जीवित होने का प्रमाण क्यों है। क्योंकि बेटा ये जो हमारे पास में जनन है, ये जो जनन है, इसकी अनुपस्थिति में क्या बात करेंगे? इसकी अनुपस्थिति में जो जाति होती है वो अस्थायी रूप से जीवित है। कैसी है बेटा? अस्थायी रूप से जीवित है। किसकी बात करें? अस्थायी रूप से वो जीवित होती है। यानी कि बेटा जनन अगर नहीं होगा तो हम उसको जीवित तो कह देंगे, जनन अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा? जीवित तो कह देंगे। लेकिन वो कैसा होगा बेटा? टेम्परेरी जीवित होगा। कैसा होगा बेटा? अस्थायी रूप से जीवित है। कैसा है? अस्थायी रूप से जीवित है। इसीलिए हमें याद रखना है जनन क्या है बेटा? स्थायी रूप से जीवित होने का प्रमाण है। जीवित होने का प्रमाण है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग के अंदर बेटा बिल्कुल रखेंगे। ये तीनों लक्षण जीवितों में मिलते हैं, जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। इन्हीं तीन लक्षणों पर हमारी पूरी बायोलॉजी है बेटा, इन्हीं तीन लक्षणों पर हमारी पूरी बायोलॉजी है। सबसे पहले हमारी जो यूनिट है बेटा वो है बेटा कोशिका विज्ञान। सजीव की सबसे छोटी यूनिट कोशिका विज्ञान है जिसे हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, सबसे पहली यूनिट ये है। फिर अगर हम बात करें बेटा हमारे पास नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आएगी पादप कायर की। क्या आएगी बेटा? पादप कायर की। तीसरी यूनिट हमारे पास में आएगी जंतु कायर की। इस जंतु के अंदर बेटा ये कौन है बेटा? मानव कायर की। क्या है बेटा? मानव कायर की है। फिर हमारे पास में वर्गीकरण है। अब ये वर्गीकरण बेटा हम पादपों का भी पढ़ेंगे और फिर हम बेटा किसका पढ़ेंगे? जीवों का वर्गीकरण भी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर उत्तकों की। किसकी बात करेंगे बेटा? उत्तकों की बात करेंगे। डिफरेंट प्रकार के उत्तक तंत्र हम पढ़ेंगे। पादप का उत्तक क्या होता है, जंतु का क्या होता है। फिर हम बेटा बात करेंगे जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? जनन तंत्र की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा आनुवंशिकी की। किसकी बात करेंगे? आनुवंशिकी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा जैव प्रौद्योगिकी की। किसकी बात करेंगे बेटा? जैव
प्रौद्योगिकी की यहाँ पर हम बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य व रोग की। किसकी बात करेंगे? मानव स्वास्थ्य व रोगों की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो बेटा एक एक करके हमें ये सारे के सारे बेटा पॉइंट यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा बेटा ये जैसे हम बात करें बेटा, यहाँ पर ये सारा हमारे पास में 11th क्लास के अंदर पोर्शन हमें मिलता है पढ़ने को। 11th में CBSE की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये कुछ चैप्टर हैं जो मुझे कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? 12th क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। जनन तंत्र की बात कर ली, आनुवंशिकी की बात कर ली, जैव प्रौद्योगिकी की बात कर ली, मानव स्वास्थ्य के ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली, और फाइनली बेटा लास्ट हमें मिलता है बेटा पारिस्थितिकी। किसकी बात करते हैं? पारिस्थितिकी की बात करते हैं, एनवायरमेंटल, या हम बात करें जिसे इकोलॉजी कहते हैं। तो ये मेरे पास में बेटा 5 यूनिट कहाँ है बेटा? 12th के अंदर है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। और ये 11th के अंदर भी मेरे पास में 5 यूनिट है। ये आपका नीट का सिलेबस है। इस नीट के सिलेबस में ये 10 यूनिट आपको 11th के अंदर पढ़ाई जाती है, 5 नेक्स्ट 5 आपको 12th में पढ़ाई जाती है। RBSC ने क्या कर रखा है? कुछ यूनिट को इधर दे रखा है, कुछ यूनिट को इधर दे रखा है, रीसफल कर रखा है। हमें तो याद रखना है बेटा 11th और 12th। 11th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अगले 1 साल के अंदर आपको ये सारे चैप्टर विद डिटेल NCERT को कवर करते हुए करा दिए जाएंगे। 12th के अंदर आप इनको वापस रिपीट करना, आपका सिलेक्शन 12th के साथ ही होगा, ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूं। तो क्लियर है दोस्तों? सबके अंदर बात करेंगे। कोशिका के अंदर कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका के अंग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट जो खाना खा रहे हैं वो कहा जाता है, कोशिका अपने आप को डबल कैसे करती है, पादपों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जल कैसे पहुंचता है, मानव कायर की अभी मैंने इतने सारे तंत्र लिखे, सब पढ़ेंगे हम। वर्गीकरण, पादप, छोटे पादप कौन से हैं, निम्न श्रेणी के पादप कौन से हैं, सेवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी ये क्या हैं। जीवों की बात करेंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलहेलमिन्थीज, प्लेटेहेलमिन्थीज, ऑर्थोपोडा, निमेटोडा, ये सब क्या है, सब हम बात करेंगे। उत्तक तंत्र, तंत्र का उत्तक क्या अपना नाम सुना होगा 10th क्लास के अंदर बेटा, स्योजी उत्तक का नाम सुना होगा, पेशी उत्तक का नाम सुना होगा, ये सब हैं। पादप के अंदर अगर हम बात करें तो मृदु उत्तक है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक है, ये सब हम जानेंगे यहाँ पे। जनन मनुष्य के अंदर कैसे होता है यहाँ बात करेंगे। आनुवंश की DNA RNA की बात करनी है, वही मेंडल ने क्या काम किया था उसकी बात करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी की नई ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे DNA के साथ छेड़छाड़, DNA के साथ छेड़छाड़ जैव प्रौद्योगिकी, मानव को कौन कौन से रोग होते हैं, स्वास्थ्य कैसे अफेक्ट होता है वो बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है और हम एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको करना क्या है, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रों, अपने मित्रों को जोड़िए ताकि सबको इसका लाभ हो। और इसके साथ साथ एक काम और करना, हमारे बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस करना ताकि नए अपडेट्स आपको मिलें। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा वो सब आप तैयार रखिए, क्योंकि हम आपसे एक जल्दी ही लाइव सेशन करने वाले हैं। इसका टाइम आपको हमारे चैनल पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उस टाइम आपके जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं आप हमसे डायरेक्ट डिस्कस करें। बस करना क्या है, हमारे बेल आइकॉन बटन को आपको प्रेस करना है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों जल्दी ही। धन्यवाद।